साथियों, एक प्रश्न है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां क्यों करता है भारत के साथ? आपने कभी सोचा है इस बात को? आप जवाब दीजिए। उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है भारत के साथ आतंकवादी प्रॉक्सी वॉर करने का? पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह आतंकवाद नहीं है। आप धर्म पूछ करके अगर किसी को गोली मार रहे हैं तो यह आतंकवाद नहीं है, यह जिहाद है। क्या आप बता सकते हैं कि अभी जो लिमिटेड वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 3-4 दिन का, उसमें तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? बावजूद इसके कि तुर्की को भारत से बिलियन डॉलर्स का फायदा है और पाकिस्तान से एक ढेले का फायदा नहीं है। तुर्की में भूकंप आया, भारत ने इतनी मदद करी, और इसके अलावा भारत में और तुर्की में एक दूसरे के साथ व्यावसायिक संबंध इतने ज्यादा हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो भी तुर्की ने क्यों पाकिस्तान का साथ दिया? क्या इसका जवाब आपके पास है? मैं बताता जाऊंगा, आप बाद में बताइएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि हमने बांग्लादेश बनाया, हमने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई, हमने उसका विकास किया, सक्षम बनाया, उसका विकास किया, सब कुछ किया 1971 के बाद से। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश भारत के साथ क्यों ऐसी बातें करता है कि हम उसके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स काट लेंगे, हिंदुओं का वो जिनोसाइड कर रहा है? ऐसा क्यों होता है? आपने कारण सोचा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल के अंदर हमास जो अटैक करता है, आपने सोचा कभी कि हमास क्यों अटैक करता है? पैलेस्टीनियन से अगर लैंड का अगर कोई इशू है तो हमास हर वक्त अटैक क्यों करता है? और हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह क्यों करता है? हिजबुल्लाह बगल में लेबनान में है। हिजबुल्लाह का दूर दूर तक इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। तो हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर रॉकेट क्यों दागता है? क्यों उसके लोगों को मारने की कसम खाता है? क्या आपने सोचा उसके पीछे कारण क्या है? हमास का भी कारण नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि इजराइल और ईरान में क्यों युद्ध होता रहता है? कोई कारण है क्या? दूर दूर है, बहुत दूर है। क्या कारण है कॉन्फ्लिक्ट का? इजराइल और यमन उससे भी ज्यादा दूर है। यमन क्यों इजराइल के ऊपर मिसाइल फेंकता है, जो जवाब में इजराइल को भी फेंकनी पड़ती? उसके पीछे क्या कारण है? ये इस तरीके से मैं दर्जनों मामले पूरी दुनिया के आपके सामने बताता जाऊंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर, ये जिहाद चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का रूट कॉज बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम डिस्कस होता है। कोई इसको आतंकवाद कह देता है, कोई इसको लैंड डिस्प्यूट कह देता है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में बात हो तो भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू डाल देता है। साथियों, कश्मीर का इशू कुछ भी नहीं है। आप श्रीनगर दे दोगे वो जम्मू लेंगे, जम्मू दे दोगे कहेंगे दिल्ली, दिल्ली दे दोगे कहेंगे पूरा भारत, पूरा भारत दे दोगे कहेंगे हिंदू भागो यहां से। हिंदू भागेगा, जो रह जाएंगे उनको भी मार काट डालेंगे। तो अब आप ये सोचें कि ये भारत पाकिस्तान में लड़ाई रहती है कश्मीर को लेकर, तो आप बिल्कुल सरासर गलत होंगे। कश्मीर अगर विवादित मुद्दा होता तो धर्म पूछ करके गोलियां ना मारी जाती पहलगांव में। तो साथियों, क्या कारण हो सकता है? ये फूड फॉर थॉट है आपके लिए कि आखिरकार कारण क्या है कि पूरी दुनिया में, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट तो है ही, पूरा एशिया, मतलब आप वेस्ट भी इससे अछूता नहीं है, अमेरिका तक अछूता नहीं रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? अमेरिका के ऊपर अटैक क्यों किया गया 9/11 का? क्या आप बता सकते हैं? उसके उसके पीछे क्या केवल आतंकवाद तफरीहन है क्या? ऐसा नहीं है साथियों। इसका जो मूल कारण है, जो जड़ है इसकी, वो है जिहादी शिक्षा। जिहादी शिक्षा का मतलब है कि हमें जिहाद करना है। आज से 1400 साल पहले जो जिहाद शुरू हुई वो आज भी जारी है। भारत में 7वीं शताब्दी से, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे महमूद आप गजनवी हो, या मोहम्मद गोरी हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, तैमूर हो, जो भी आए, उन्होंने जो भी युद्ध लड़े, मारा काटी करी, शासन किया, जो भी क्रूरताएं की, वो क्या थी? वो कुछ नहीं, वो जिहादी युद्ध था। और वही युद्ध आज चल रहा है।
उसमें और इसमें 1% का भी अंतर नहीं है, केवल युगों का अंतर है कि तब वो घोड़े और तलवार और गर्दन काटना, और आज जो है वो गोलियां चलना और बम वो करना, इसके अलावा कोई डिफरेंस साथियों नहीं है। तो फिर ये जिहादी शिक्षा यदि कारण है साथियों, तो ये जिहादी शिक्षा आज वर्तमान युग में कैसे चारों तरफ पूरी दुनिया में छाई हुई है? इसका कारण बताइए। मैं बताता हूं, इसका कारण है मदरसे। पूरी दुनिया में मदरसों का जाल फैला हुआ है, पूरी दुनिया में मदरसों का मकड़ जाल फैला हुआ है। भारत में चंद सौ या चंद हजार मदरसे थे, आज लाखों मदरसे हैं। भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया में, आप कहीं भी दुनिया में ले लीजिए, मदरसों का जाल यथावत है। और आप एक बात बताइए, आपके स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनका सिलेबस होता है, उनकी किताबें होती हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में सिलेबस चेंज हो जाता है। लेकिन साथियों, इन मदरसों का सिलेबस पूरी दुनिया में एक है। चाहे भारत का मदरसा हो, चाहे अफगानिस्तान का मदरसा हो, चाहे पाकिस्तान का मदरसा हो, चाहे सीरिया का मदरसा हो, सब मदरसों में केवल एक ही शिक्षा दी जाती है कि काफरों का गला काटना है। जो नॉन बिलीवर है, जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है, वो उसको जीने का अधिकार नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों के मन में, दिमाग में पॉइजन जब वो 3-4 साल के होते हैं तब से डाल दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं लखनऊ का। एक मदरसे के बाहर मैं खड़ा हुआ था, लखनऊ के हार्ट ऑफ द सिटी में। उसमें एक 7-8 साल का बच्चा होगा, एक 12-13 साल का बच्चा होगा, लड़के दोनों टोपी पहने हुए। वो दोनों बात कर रहे थे, वो बात मेरे कानों में पड़ी। आप जरा सुनिए वो क्या बात थी, 2-3 साल पहले की बात है। छोटा वाला बच्चा बड़े वाले बच्चे से कहता है कि भाईजान, जो मौलवी जनाब ने बात कही कि काफिर हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं, उनका सर कलम कर देना चाहिए, तो ये जो सब दिख रहे हैं ये सब भाईजान काफिर ही है ना? तो उसने यूं यूं किया। तो कहे इन सबको मारना होगा ना आगे चल के? उसने यूं कहा। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हार्ट में मदरसे में यह शिक्षा दी जा रही थी। तो आप सोचिए अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में क्या दी जाती होगी। और आपको बताएं, इन मदरसों में जो सिलेबस है, जो पढ़ाया जाता है, वो किसी को नहीं मालूम है। हमको, आपको, किसी को नहीं मालूम है। कोई किताब बाहर नहीं मिलती है। अजीब किस्म का ये शिक्षा है कि आपकी किताबें भी बाहर नहीं मिलेंगी, आपका सिलेबस भी बाहर नहीं होगा। उसी मौलवी को मालूम होगा जिसको वहां क्लास लेना है। और वो क्या लेता है आपको मालूम है? उन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, उनके चेहरे पे क्रूरता आ जाती है, उनके चेहरे पे हर वक्त ये भाव रहता है कि जो नॉन बिलीवर है उसकी गर्दन काटनी है, बकरे की भी गर्दन काटनी है, और गर्दन काटनी ही नहीं है, ऐसे काटनी है कि तड़प तड़प के मारना है। अब आप एक बच्चे को 3-4 साल की उम्र से यह शिक्षा दे देंगे तो आप कैसा समाज बनाएंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये भारत पाकिस्तान का ये युद्ध हो रहा है। आप अगर सोचते हैं कि ये एक तफरीहन आतंकवाद है या ये कोई युद्ध है, कोई डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। पूरी दुनिया में, चाहे भारत हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, रूस हो, यूरोप के देश हो, उन सबको शत्रु के भाव के रूप में देखा जाता है कि इन सबको खत्म करना है, पूरी दुनिया में इस्लामियत कायम करनी है, और जो नहीं ऐसा करेगा उसको मार डालना है, क्योंकि हम ही सुप्रीम हैं। ये थ्योरी 1400 साल पहले आई थी, लेकिन ये आज उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब संचार माध्यम हो गए हैं, कम्युनिकेशन प्रबल हो गया है, हमारा ही नहीं उनका भी हो गया है, तो अब ये और ज्यादा प्रगाढ़ ये चीज हो गई है। और जो ये मदरसे शिक्षा वाले होते हैं, ये स्ट्रीट पावर बनाते हैं। स्ट्रीट पावर का आप मतलब समझिए, कहीं भी पत्थरबाजी होती है, कौन करता है? स्ट्रीट पावर वाले करते हैं। और जो पढ़े लिखे होते हैं उस समुदाय के, वो उसको उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि अरे साहब, उकसा दिया उनको, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। रामनवमी पे पत्थरबाजी साथियों आज नहीं हो रही है, 500 साल से हो रही है। दुर्गा पूजा के पंडाल पे पत्थरबाजी 500 साल से हो रही है।
तो आप कहें कि आज डीजे बज रहा है, आज उकसा रहे हो, अरे तुम्हारे तो 5-5 बार लाउड स्पीकर से आप उकसाते हो, हम तो नहीं उकस जाते हैं। तो साथियों, इस बातचीत का, इस चर्चा का लब्बो-लुआब ये है कि आप ये जाने कि बीमारी क्या है। आप अगर बीमारी नहीं जानेंगे तो आप इलाज कैसे करेंगे? आप सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को बुखार है, आप बुखार की टिकिया दे रहे हैं, उसे ये नहीं, आपको ये नहीं मालूम वो बुखार के अंदर कैंसर है, कैंसर से वो बुखार आया। तो डायग्नोसिस तो करिए कि ये कोई आतंकवाद, कोई लैंड डिस्प्यूट, कोई दो कंट्री में डिस्प्यूट कुछ भी नहीं है। तुर्की उन्हीं की तरफ बोलेगा, अजरबैजान उन्हीं की तरफ बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे इस्लामिक भाई बंधु हैं, चाहे वो हमारे लिए एक ढेला ना करें। और भारत चाहे हमको $बिलियन दे दे, हम झेल लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान का ही साथ देंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को युद्ध में हराकर या उनके 9-10 बंकर तोड़कर हम किसी तरीके से जीत जाएंगे, ये भी बड़ी गलतफहमी है। आप 25 करोड़ पाकिस्तानियों में 24 करोड़ भी खत्म हो जाए तो भी वो 1 करोड़ कहेगा कि नहीं, हमको जिहाद करनी है, हमको गर्दनें काटनी है, हमको गजवाए हिंद बनाना है। आप डायग्नोसिस समझिए, बीमारी समझिए। इलाज ये है, पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूं और सरकार के लिए बता रहा हूं, संसद के लिए बता रहा हूं कि अगर जब तक मदरसे चालू रहेंगे तब तक यह समस्या यथावत रहेगी, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर। तो आप सबसे पहले, आपको अगर स्ट्राइक करना है कहीं पे तो मदरसों पे करना है, मदरसी शिक्षा पे करना है। मदरसों का सिलेबस बाहर आए, या तो उनको आप मदरसों को खत्म करिए या उनमें कैमरे लगा के ट्रांसपेरेंसी करिए कि तुम क्या पढ़ा रहे हो। तुम अरबी में नहीं पढ़ाओगे, पर्शिया में नहीं पढ़ाओगे, तुम भारत की भाषा में पढ़ाओगे। और तुम भारत के मदरसे में दूसरी चीज पढ़ाई जाएगी, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हम उनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। तो अगर आपको सबसे पहले अपने देश के अंदर जो 0.5 वॉर जो कहा जाता है उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले मदरसों को रिफॉर्म करना। आपका संविधान आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक जो नेहरू ने बनाया, मदरसी शिक्षा को प्रमोट करता है। मदरसे उसी के तहत बने हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 25 के तहत बने हैं। तो आपका संविधान आपकी गर्दन काटने का सामान जो धाराएं हैं वो दे रहा है। अगर वो रहा तो उसी तरीके से आपके संविधान ने गीता और रामायण पढ़ाने के लिए नहीं कहा, जिससे समाज में शांति आती है, संस्कार आते हैं, त्याग बनता है, उसके लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? मदरसों के लिए कहा। अब आप उसको झेल रहे हैं। आप संविधान में परिवर्तन करिए, मदरसों को बंद करिए, या अगर चालू रहेंगे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाएंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहला काम इस देश में यदि करना है तो मदरसों को बंद करिए साथियों, और आप भी समझिए कि बीमारी क्या है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।